हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स अड्डा प्लेटफॉर्म। दिस इज सौम्या हेयर। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जो भी पंजाब लेक्चरर और आप चंडीगढ़ पीजीटी की जो भी तैयारी कर रहे हैं कैंडिडेट्स, तो उनके लिए यहाँ पे मैं प्रोवाइड कर रही हूँ आप लोगों को पूरा सिलेबस मैं यहाँ पे कराने वाली हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यहाँ पे डिफिकल्ट यूनिट स्टार्ट करी है। अगर फ्यूचर में कभी बाई चांस हेल्थ रीजन की वजह से या मैं आगे ना बना पाऊँ तो आप लोग ईजी वाले यूनिट्स जो है वो खुद ही कवर कर सकते हैं। तो चलिए आज का जो टॉपिक है वो आपका कोरिलेशन का है, एंड दिस इज द लास्ट यूनिट ऑफ स्टैटिस्टिक्स। आज के बाद आपकी स्टैटिस्टिक्स खत्म हो जाएगी और आगे से हम लोग गवर्नमेंट बजट जिसमें मनी बैंकिंग या जिससे रिलेटेड है आपका वो वाली यूनिट हम करेंगे, जो कि थोड़ी सी टफ है। यानी ये मैं आपको करा दूंगी थ्योरी। तो इसके बाद नेक्स्ट यूनिट हम स्टार्ट करेंगे गवर्नमेंट बजट। तो चलिए आज का जो टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। The correlation is the measure of the extent and the direction of the relationship between two variables in a bivariate distribution. Bivariate का मतलब समझ रहे हैं, यहाँ पे दो चीजें। यानी कोरिलेशन का अगर मैं बात करूँ तो सीधे कोरिलेशन का मतलब होता है किसी भी दो वेरिएबल, वेरिएबल से डरना मत कि मैम वेरिएबल नया शब्द ला दिया है तो क्या है। वेरिएबल का मतलब कोई भी दो चीज के बीच का रिश्ता और उनकी डायरेक्शन, याद रखना उनके बीच का रिलेशनशिप और उनकी डायरेक्शन पढ़ने का काम कोरिलेशन करता है। जैसे हाइट एंड वेट ऑफ द चिल्ड्रन एंड इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ कॉमोडिटी बाय डिक्रीज इन द क्वांटिटी डिमांडेड। अच्छा, हाइट और वेट ये मैं आप लोगों को समझाऊंगी, टेंशन लेने की बात नहीं है। कोरिलेशन होता क्या है? Two variables are said to be correlated if the change in the one variable result in corresponding change in the other variable. देखो, जब दो वेरिएबल को कोरिलेटेड हम जब कहते हैं जब किसी एक वेरिएबल के चेंज करने से दूसरे में भी चेंज आए, तभी तो हम कहेंगे कि ये आपस में जुड़े हुए हैं। भाई अगर हमने एक को थप्पड़ मारा दूसरे को दर्द हुआ, वही वाली चीज यहाँ पे बोलने की कोशिश कर रहा है। तो कुछ तो रिश्ता होगा ना कि एक को थप्पड़ पड़ा दूसरे को दर्द हो रहा है। तो दैट इज द कोरिलेशन, यानी दोनों का रिश्ता पता चलता है। Correlation analysis involves various methods and techniques used for studying and measuring the extent of the relationship between two variables. बहुत सारे मेथड इसके अंदर यूज किए जाते हैं। वैसे मोस्टली कार्ल पियर्सन का सबसे बेस्ट मेथड होता है इसके अंदर, याद रखिएगा सबसे बेस्ट। बाकी तो स्कैटर डायग्राम है, ये सब है, लेकिन सबसे बेस्ट कार्ल पियर्सन है जो आपको याद रखना है। कोरिलेशन ऑफ कंसर्न विद द मेजरमेंट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन बिटवीन वेरिएबल्स। मैंने आपको बोला कि ये सिर्फ रिलेशनशिप बताता है, साथ ही डायरेक्शन भी बताता है। लेकिन इसका एक काम ये भी होता है, ये भी बताता है कि दोनों वेरिएबल्स के बीच में कितना पक्का रिश्ता है। स्ट्रांग है, वीक है, कमजोर है, कम है, ज्यादा है, कितने क्लोज हैं, ये भी ये बताने का काम करना कोरिलेशन का है। द डिग्री ऑफ एसोसिएशन बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स इज टर्म्ड एज कोरिलेशन, ये इसकी डेफिनेशन है। अब बात करते हैं मैम कोरिलेशन का यूज जो है वो कहाँ कहाँ होता है। तो पहले मैं आपको फिर से एक कोरिलेशन का एग्जांपल बता देती हूँ। कोरिलेशन का मतलब दो चीजों के बीच का रिलेशनशिप। दो चीजों के बीच का रिलेशनशिप, जैसे अगर मैंने आपसे कहा कि अगर आप फास्ट फूड ज्यादा खाओगे, फास्ट फूड का ज्यादा खाने से आपका वेट बढ़ेगा। 100% ट्रू है या नहीं ट्रू है? फास्ट फूड खाओगे, मैदे वाली चीजें खाओगे तो उससे वेट बढ़ेगा। ये क्या है? हाईली कोरिलेटेड, यानी वाकई इन दोनों के बीच में कनेक्शन है। जंक फूड खाने से वेट बढ़ता ही बढ़ता है। इट हेल्प्स टू डिटरमाइन द वैलिडिटी ऑफ टेस्ट। देखो ये आपकी जो आप टेस्ट कर रहे हो उसकी एक्यूरेसी बताता है कि वाकई जिस चीज के लिए आप ये टेस्ट कर रहे हो वो सही है या नहीं है। अगर मैं आपसे बोलूँ कि वेइंग मशीन जो होती है जिससे आप लोग वेट नापते हो, किस लिए बनाई गई है? आपके वेट नापने के लिए बनाई है ना। तराजू में बैठ के तो नहीं नापते हो आप लोग अपने वेट। ऐसा नापा जाता है तराजू का, वो रस्में होती हैं कि आप दान करते हो ना तो अपने वेट के हिसाब से आपको तराजू में बैठा देते हैं। बट ऐसा तो राजा महाराजाओं के टाइम पे हुआ करता था। अभी इस टाइम पे तो आप अपना वेट मेजर करते हो तो ये चेक करना पड़ता है कि जो हम टेस्ट यूज कर रहे हैं क्या वो वाकई इसी के लिए है। यानी वेइंग मशीन बनाई है तो वेट नापने के लिए ही तो है ना, कहीं ऐसा ना हो कि हमने वेइंग मशीन बनाई थी पर इससे वेट नापा नहीं जा रहा हूँ। तो ये वैलिडिटी टेस्ट करता है। दूसरा, इट हेल्प्स टू डिटरमाइन द रिलायबिलिटी ऑफ टेस्ट। अब रिलायबिलिटी से क्या मतलब है? रिलायबिलिटी से ये मतलब है बार बार अगर आप सेम चीज रिपीट कर रहे हो तो रिजल्ट सेम आना चाहिए, तभी तो हम मानेंगे हाई कोरिलेशन है। सपोज करिए मैं वेइंग मशीन का ही एग्जांपल लेके चल रही हूँ। अगर मैं वेइंग मशीन में जाके खड़ी होती हूँ, आज मैं खड़ी हुई मेरा वेट 52 आया, कल मैं खड़ी हुई फिर भी मेरा 52 या पॉइंट ग्राम इधर उधर हो सकता है, फिर मैं तीसरे दिन गई 52। तो यानी आप बार बार कर रहे हो टेस्ट, रिजल्ट एकदम सेम आ रहा है, तो यानी आपका टेस्ट सही है। अगर मैं आज 52 आ रहा है कल मेरा 70 आ गया, एक दिन में बढ़ जाता है क्या बेटा? यानी मशीन खराब है, यानी वो रिलायबिलिटी नहीं है। रिलायबिलिटी का मतलब बार बार सेम रिजल्ट आना, तभी तो प्रूफ होता है कि दिस इज द राइट थिंग। इट कैन बी यूज टू असर्टेन द डिग्री ऑफ ऑब्जेक्टिविटी ऑफ टेस्ट। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब है निष्पक्षता। अगर मैं आपसे बोलूँ कि आपकी कॉपी, अगर मैं 10 टीचरों से अगर चेक कराऊं सेम कॉपी, थोड़ा बहुत डिफरेंस आ सकता है मार्क्स का। चलो किसी ने आपको मान लीजिए 50 नंबर की कॉपी थी आपकी, 50 में से किसी टीचर ने आपने 48 दे दी, किसी ने आपको 45 दे दिया, किसी ने 47 दे दिया। इतना ही तो, थोड़ा बहुत ही तो हो सकता है। ऐसा तो नहीं एक टीचर ने आपको 50 में से 48 दे दी कि एक टीचर ने सीधे 50 में से 30 नंबर दे दिए।
तो इसका मतलब फिर ऑब्जेक्टिविटी है ही नहीं यहाँ पे। तो ऑब्जेक्टिविटी हाई जब होती है ना, जब आसपास, चाहे मैं आपकी कॉपी किसी भी टीचर को दूं, आपने जो लिखा है वो सब जगह सही है। और ये केसेस चलते हैं एमसीक्यू फॉर्मेट में, ज्यादा ज्यादा माना जाता है इसमें, क्योंकि देखो अगर आप थ्योरेटिकल लिखते हो तो आगे पीछे हो सकता है, इतना भी नहीं होना चाहिए। लेकिन जो एमसीक्यू होते हैं, जो आप लोग ओएमआर शीट्स भरते हो, तो ओएमआर शीट्स में अगर ए आंसर सही है तो ए आंसर सही होगा, चाहे आप किसी प्रोफेसर से चेक करा लो, चाहे आपका कोई और टीचर चेक कर रहा हो, चाहे आप किसी और से करा दो, आप अपनी कॉपी से 10 लोगों से भी चेक कराओगे। वैसे तो ओएमआर शीट जो होती है वो मशीन से चेक होती है, उसको कोई टीचर चेक नहीं करता है। लेकिन एक बात है कि ओएमआर शीट्स अगर हम चेक कराएं, मान लीजिए मैं चेक करती हूँ, कोई और चेक करता है, तो ए ऑप्शन है तो यही ऑप्शन होगा ना भाई। ये थोड़ी ना होगा कि मैं उसको रॉन्ग कर दूंगी। तो दैट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ ऑब्जेक्टिविटी। इसको भी टेस्ट करने के लिए ये वाला टेस्ट यूज किया जाता है कोरिलेशन का। इट कैन आंसर द वैलिडिटी ऑफ आर्ग्यूमेंट फॉर और अगेंस्ट अ स्टेटमेंट। देखिए अगर आप किसी से झगड़ा करते हो, आर्ग्यूमेंट करते हो, तो जितना या ना जितना ये आप प्रूफ कर सकते हो, जितना या ना जितना आप ये प्रूफ कर सकते हो। अगर मैं आपसे बोलूं कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है, आप जिम जाके देखो आपका वेट जरूर लूज होगा, तो कहेगा हाँ हाँ ऐसा कुछ नहीं होता। मैंने कहा चलो तो चलते हैं जिम। मैं जाती हूँ 10 दिन जिम करके दिखाती हूँ, देखो कितना हुआ। तो यानी आप अपने स्टेटमेंट को प्रूफ या डिसप्रूफ कर सकते हो बेटा, इसके हिसाब से आप, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप उसे करके दिखाओ। दैट इज कॉल्ड द वैलिडिटी ऑफ आर्ग्यूमेंट। या तो आप उसका आप प्रूफ कर सकते हो उस जवाब को, या तो आप डिसप्रूफ कर सकते हो। चलो मैं करके दिखाती हूँ जिम में जाके, अगर 10 दिन में ना वेट कम हुआ तो बताना। ये वाली चीज है। इट इंडिकेट्स द नेचर ऑफ द रिलेशनशिप। ये नेचर बताता है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, वीक है, स्ट्रांग है, जो हम आगे पढ़ेंगे। इट प्रेडिक्ट्स द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल गिवन द वैल्यू ऑफ अनदर रिलेटेड वैल्यू। अगर आपको एक वैल्यू के बारे में पता है तो दूसरे का आइडिया आप बिल्कुल लगा सकते हो। इट हेल्प्स टू एसर्टेन द ट्रेट्स एंड कैपेसिटीज ऑफ पीपल। देखो इससे ना आप बच्चों की कैपेसिटी के बारे में भी पता लगा सकते हो। मैम कैसे? सपोज करिए आपके स्कूल में, आपकी क्लास में एक बच्चा है, अगर वो मैथ्स में बहुत अच्छा है, साथ ही साथ वो कंप्यूटर कोडिंग में भी बहुत अच्छा है, तो आप लगा सकते हो कि इसकी तो जो आईक्यू है ना इस लड़के का बहुत अच्छा है, इसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी बहुत बढ़िया होने वाली है, आगे चल के तो इसका फ्यूचर बड़ा ब्राइट है। तो यानी आप इससे ये चीज़ भी पता लगा सकते हो इस टेस्ट से। अब जैसे मैंने आपको बोला कि मैं आपको टाइप बताने वाली हूँ, तो टाइप में आपके पॉजिटिव है, नेगेटिव, लीनियर, नॉन लीनियर और सिंपल, मल्टीपल एंड पार्शियल है। अगर मैंने इसी में एक चार्ट में ही सारा दे दिया है तो ठीक है, इसी एक चार्ट में ही है। ये दूसरी चीज है, यहाँ से ही पढ़ते हैं। अगर मैं सबसे पहली बात करूँ पॉजिटिव एंड नेगेटिव रिलेशनशिप, देखो पॉजिटिव क्या होता है, नेगेटिव क्या होता है, बहुत ध्यान से समझ लेना, कभी जिंदगी में मत भूलना, ये इकोनॉमिक्स का भी पार्ट है। देखो पॉजिटिव रिलेशन का मतलब होता है बेटा जब दोनों चीजें एक ही डायरेक्शन में जाती हैं, हम साथ साथ हैं। अगर हम साथ साथ हैं तो पॉजिटिव है, दिस इज पॉजिटिव। दोनों एरो बेटा एक साथ ऊपर जा रही हैं, मान लीजिए नीचे भी जा सकती है पर साथ साथ जाएंगी, ठीक है, दैट इज और पॉजिटिव। अगर मैं नेगेटिव की बात करूँ तो नेगेटिव भैया हम साथ साथ नहीं है, यानी एक ऊपर जाएगा तो एक नीचे जाएगा, उल्टा चलते हैं। कहते हैं ना मैंने ईस्ट बोला उसने वेस्ट बोला, दैट इज योर नेगेटिव। आगे समझ में, इससे इजी एग्जाम्पल कुछ नहीं है। अब एग्जाम्पल लेके चलते हैं। मैंने जैसे आपसे बोला कि जैसे जैसे आपकी हाइट बढ़ेगी वैसे वैसे आपकी वेट भी बढ़ेगा, हाइट भी बढ़ेगी तो वेट भी बढ़ेगा। ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है वैसे, जो मैं आपको अभी शेयर करती हूँ। जब मैं क्लास 12th 11th 12th में थी तो हमारा वेट और हाइट मेजर किया गया था उस टाइम स्कूल की तरफ से। मेरी फ्रेंड थी जो मुझसे काफी 2 से 3 इंच लंबी थी, वो ठीक है ना। तो जब वेट मेजरमेंट हुआ और वो इतनी पतली थी, इतनी पतली, जैसे स्किनी लोग होते हैं ना, एकदम हड्डी वाले लोग होते हैं जो बहुत पतले होते हैं। मैं अभी पतली हूँ, उस टाइम पे मैं थोड़ी अच्छी थी, हेल्दी थी, ठीक है, स्कूल टाइम में। तो वो मेरे से बहुत पतली थी, बहुत पतली थी। जब वेट मेजर करने गया वो, उसका वेट मेरे से बहुत ज्यादा आया था और हम लोग इतने शॉक हो गए थे कि इतनी सूखी सी तो है ये, और इसका इसका इतना वेट कैसे आ गया हमसे ज्यादा। तो पता चला कि हाइट की वजह से वेट ज्यादा आया उसका। तो ये बहुत अच्छा कनेक्शन है कि अगर आपकी हाइट बढ़ेगी तो बेटा आपका वेट भी बढ़ेगा, ये आप लोग देख लेना कहीं भी करके, दिस इज राइट। इसे बोलते हैं पॉजिटिव। अगर मैं नेगेटिव की बात करूँ तो जैसे मैंने आपको बोला, किसी भी चीज की अगर प्राइस बढ़ जाती है, अगर चॉकलेट की प्राइस बढ़ गई तो उसकी डिमांड कम हो जाती है, तो एक बढ़ता है एक कम होता है, दैट इज योर नेगेटिव। मैंने आपको एग्जाम्पल भी दे दिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट होता है लीनियर और नॉन लीनियर। देखो लीनियर का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन, याद रखना कभी भी, स्ट्रेट लाइन, ये है लीनियर। इसे बोलते हैं लीनियर। स्ट्रेट लाइन का मतलब ये होता है कि आपकी सारी चीजें, आपके जो वेरिएबल है बेटा, अगर एक वेरिएबल बढ़ रहा है तो दूसरा भी उसी सेम प्रपोर्शन में बढ़ रहा है। मैम सेम प्रपोर्शन का मतलब क्या होता है? सेम प्रपोर्शन का अगर मैंने बोला कि 10 रुपए का एक टॉफी आती है तो 20 रुपए की दो आएगी, है ना, ऐसी तो आएगी भाई, 20 की दो आएगी, 30 की तीन आएगी,
डिफरेंस देख रहे हो इनके बीच का सेम है, 10 से बीच का 10 डिफरेंस, 10 10, इनके बीच का 1 1 का डिफरेंस। यानी जितने प्रोपोर्शन से आपका एक वेरिएबल बढ़ रहा है, दूसरा भी उतने ही प्रोपोर्शन से बढ़ रहा है, उतने ही फिक्स रेशियो से बढ़ेगा, उसे बोलते हैं लीनियर। लेकिन वही अगर मैं बात करूं नॉन लीनियर की, तो मैं आपसे बोलूं कि नॉन लीनियर की बात करते हैं तो इसमें जो है वो सेम प्रपोर्शन में नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा तो सही लेकिन सेम प्रपोर्शन में नहीं बढ़ेगा। मैम सेम प्रपोर्शन में कैसे? अगर मैं बोलूँ 10 रुपए की एक चॉकलेट आ रही थी तो 20 की वो 3 दे रहा है, 30 की वो 5 दे रहा है, यानी कुछ भी डेटा आ रहा है। अब इसमें कोई फिक्स है? इसके इनके बीच का 2 डिफरेंस है, इनका बीच का आपका मान लीजिए 4 दे रहा है, 30 में 1 का डिफरेंस है, तो यानी इसमें कोई फिक्स प्रोपोर्शन नहीं है, उसे बोलते हैं नॉन लीनियर कोरिलेशन। ठीक है, जिसमें लाइन सीधी नहीं होगी। चलिए फिर आता है सिंपल, मल्टीपल एंड पार्शियल कोरिलेशन। सिंपल कोरिलेशन का मतलब होता है जब आप दो वेरिएबल्स के बारे में पढ़ते हो, हाइट और वेट, बस। मल्टीपल कोरिलेशन वो कोरिलेशन होता है जब आप दो से ज्यादा वेरिएबल के बारे में पढ़ते हो। हाइट भी पढ़ा मैंने, वेट भी पढ़ा मैंने, साथ में मैंने देखा कि जंक फूड कितना खा रहे हैं, तीनों चीजों को मैंने कंपेयर किया है। करेक्ट है। फिर आता है पार्शियल कोरिलेशन। पार्शियल कोरिलेशन वो कोरिलेशन होता है जहां पर आप दो या तीन से ज्यादा वेरिएबल को तो पढ़ते हो, लेकिन एक को आप कंट्रोल कर सकते हो या कांस्टेंट रख के पढ़ना तो दो के बारे में ही है। मैम पढ़ना दो के बारे में फिर तीन क्यों लेते हैं? देखो मैं बताती हूँ। सपोज करिए एक फार्मर है, किसान है जो वीट की खेती करता है, तो उसके लिए हो गया वीट, दूसरा उसके लिए हो गया फर्टिलाइजर, खाद जिसे बोलते हैं बेटा, ठीक है, फर्टिलाइजर, और तीसरा उसके लिए हो गया बारिश। ये तीनों की चीजों में अगर बारे में पढ़ रहा है तो इसे बोलते हैं मल्टीपल कोरिलेशन। ठीक है, रेन। लेकिन उसमें वो क्या करता है, फर्टिलाइजर को कांस्टेंट कर देता है। कांस्टेंट का मतलब कि ये तो हमारे कंट्रोल में है, फर्टिलाइजर कितना कम ज्यादा करना है, इसको छोड़ देते हैं, सिर्फ इन दोनों के बारे में पढ़ते हैं। वीट का रेन के साथ क्या कनेक्शन है, वो है पार्शियल कोरिलेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है, इसको पढ़िए। जैसे मैंने आपको बोला था, ये मैंने आपको टाइप्स बताए, पॉजिटिव नेगेटिव। अब मैंने आपको बोला था ना ये डायरेक्शन भी बताता है, यानी स्ट्रांग है रिश्ता, कच्चा पक्का रिश्ता है, कमजोर रिश्ता है, क्या है, ये चीज बताने का काम जो करना है वो इस चार्ट के थ्रू होगा। समझिएगा। सबसे पहला है परफेक्ट पॉजिटिव। परफेक्ट पॉजिटिव का मतलब बेटा +1, +1। इसका मतलब ये होता है कि जितने लीनियर, इसका दूसरा नाम है लीनियर। अभी मैंने आपको बताया था ना लीनियर। देखो एक ही लाइन में ये ऊपर से नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, याद रखना, नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। जितना एक वेरिएबल बढ़ रहा है, दूसरा भी उतने ही प्रोपोर्शन से बढ़ रहा है, सेम। देख रहे हो, एक भी इधर से उधर नहीं है, आप पॉइंट देखो, एकदम स्ट्रेट लाइन है। दिस इज कॉल्ड परफेक्ट पॉजिटिव रिलेशन, यानी आपका रिश्ता जो है वो 110% पक्का हो गया है। रिश्ता लेके चलते हैं, रिश्ता आपका 110% पक्का है। दूसरा है स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन। स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव, देखो यहाँ पे ना रिश्ता तो बहुत गहरा है, लेकिन थोड़ा सा 19-20 का फर्क है। थोड़ा सा 19-20 का फर्क इसलिए, जाता तो ये भी ऊपर है, जितना एक वेरिएबल जाएगा दूसरा भी उतना ही जाएगा, लेकिन यहाँ पर रिश्ता कमजोर है थोड़ा सा, 19-20 का फर्क हो सकता है। 19-20 का फर्क का मतलब ये हो सकता है कि रिश्ता अभी पक्का तो हो गया है, लेकिन थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दाल में थोड़ा सा काला है, वो वाली चीज है यहाँ पर। जैसे आप देख रहे हो ना, एक लाइन में नहीं है, थोड़े थोड़े से पॉइंट सॉरी, थोड़े थोड़े से पॉइंट जो है ना, वो इधर उधर फैले हुए, फैले तो नहीं हुए हैं, मतलब एक स्ट्रेट लाइन के अंदर ये लोग नहीं है। ठीक है, मैं- ठीक है, इनके बीच में ना रिश्ता तो स्ट्रांग है, बट एकदम वो 110% वाला फिक्स रूल यहाँ पर नहीं है कि होगा ही होगा। अभी मैंने आपको बोला ना कि हाइट है तो वेट, वेट है तो हाइट है तो वेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो यहाँ पे मतलब है कि जरूरी नहीं है कि एकदम ही हाइट है तो फिर वेट बढ़ना भी जरूरी है। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनकी हाइट ज्यादा पर वेट कम है, तो जरूरी नहीं है, 110% पक्का नहीं कह सकते भाई हम इसमें। फिर आता है वीक पॉजिटिव। देखो वीक पॉजिटिव कोरिलेशन के अंदर जो होता है ना, बिल्कुल और दूर हो गए हैं रिश्ते, मतलब थोड़ा सा और दूर दूर हो गए पॉइंट्स, आप देख रहे हो कितना दूर 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 हो गया है। दूर दूर हो गया है तो मतलब अब इनके बीच में रिश्ता और भी कम हो गया है। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि जिनकी हाइट लंबी होती है,
दिखने में बड़े खूबसूरत लगते हैं लड़के लड़कियां, तो लगता है कि उनकी सैलरी ना कंपनी में बहुत अच्छी होती होगी, या उनका सिलेक्शन जो है वो बहुत जल्दी हो जाता होगा, क्योंकि वो कॉन्फिडेंट लगते हैं, खूबसूरत है, लंबे हैं। लेकिन ये होता नहीं है क्या? छोटे हाइट वाले क्या करोड़पति नहीं है क्या? छोटे हाइट वाले के अच्छे अच्छे पोजीशंस पे नहीं है? तो वो चीज़ है, इसे बोलते हैं वीक पॉजिटिव कोरिलेशन, जहाँ पे रिश्ता बहुत कमजोर है। आप जो दो चीजें बता रहे हो ना, उनके बीच में इतना कनेक्शन नहीं है, दैट इज कॉल्ड वीक पॉजिटिव कोरिलेशन। ये भी नीचे से ऊपर ही जाएगा, याद रखना। बस इतना है कि जो पॉइंट्स हैं ये बहुत दूर दूर हो चुके हैं। फिर आता है नो रिलेशन। नो रिलेशन का मतलब कोई भी रिश्ता नहीं दो लोग के इसके बीच में। अगर मैं आपसे बोलूं मेरे शू साइज का मेरे एग्जाम क्लियर करने से क्या लेना देना है? अगर मैं जिस दिन बड़े जूते पहन के जाती हूँ उस दिन मेरा सिलेक्शन हो जाता है, मैं पास कर जाती हूँ एग्जाम, और जिस दिन मैं छोटे शूज पहन के जाती हूँ उस दिन मेरा एग्जाम क्लियर नहीं होता। कोई कनेक्शन है मेरे जूते से मेरे एग्जाम क्लियर करने का? कोई कनेक्शन है नहीं मैम, दैट इज कॉल्ड नो कोरिलेशन। देख रहे हो, पूरा एकदम पॉइंट इधर से उधर फैल चुके हैं। इसी तरीके से वीक होता है, वीक नेगेटिव, स्ट्रॉन्ग नेगेटिव, परफेक्ट नेगेटिव। अगर परफेक्ट नेगेटिव है तो -1, यानी इसका मतलब ये होता है, ये जाता है बेटा, अभी मैंने आपको बोला था ना, नीचे से ऊपर, ये आते हैं ऊपर से नीचे, याद रखना। ये सारे जो भी नेगेटिव वाले हैं ये आते हैं ऊपर से नीचे। ऊपर से नीचे इसलिए आते हैं क्योंकि एक चीज बढ़ती है एक चीज घटती है, एक चीज बढ़ती है तो एक चीज कम होती है। यही तो है आपका परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। नेगेटिव कोरिलेशन यही तो बोलता है कि एक चीज बढ़ेगी तो एक चीज कम होगी, तो एक चीज बढ़ती है एक चीज कम होती है, इसीलिए इसका डायग्राम जो है ना ऊपर से नीचे तक आता है, नीचे से ऊपर नहीं जाता, ये आपको याद रखना है। ठीक है, परफेक्ट नेगेटिव का मतलब है बिल्कुल जितने रेशियो से प्राइस बढ़ रहा है उतने ही फिक्स्ड रेशियो से डिमांड कम हो रही है। वैसे अगर मैं बात करूं स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कोरिलेशन का, तो स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कोरिलेशन के अंदर भी यही चीज भूली गई है कि हाँ, घट तो रहा है बट 19-20 का फर्क है। इतना ज्यादा मतलब हम 110% उस चीज को हम नहीं कह सकते कि भाई हाँ हाँ, इस चीज के बढ़ने से दूसरी चीज कम हो रही है। एकदम थोड़ा बहुत इसमें डिफरेंस है। और वीक नेगेटिव कोरिलेशन तो बिल्कुल वीक हो जाता है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर प्राइस बढ़ेगा तो उस चीज की डिमांड कम होगी। जैसे कि मैंने आपको बोला था, लग्जरीज डिमांड होती है ना, जैसे आपके वेबलिन गुड्स होते हैं, तो मैंने आपसे बोला कि अगर उनकी प्राइस बढ़ जाती है तो जरूरी नहीं है कि उनकी डिमांड भी कम हो, फिर भी लोग ज्यादा खरीदते हैं अपने स्टेटस को दिखाने के लिए। आईफोन खरीदते हैं, तो आईफोन में नहीं होता कि चाहे कितना भी आईफोन महंगा हो जाए, 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख हो जाए, लेकिन उनको क्या फर्क नहीं पड़ता, वो तो तब भी खरीदते ही खरीदते हैं। लेकिन वो इसलिए यहाँ पे नेगेटिव रिलेशनशिप वीक हो गया है। प्राइस बढ़ने से भी जरूरी नहीं है कि डिमांड चीजों की कम हो। ऐसा एक्सेप्शन केस होते हैं जहां पर ऐसी चीजें लागू नहीं होती, दैट इज कॉल्ड वीक नेगेटिव रिलेशन। देखो आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखो हर चीज ना पीडीएफ के नहीं होती। मैं आप लोग को देखो पर्सनली ये एडवाइस करती हूँ, आप लोग अपनी भाषा में नोट्स बनाओ। जो आपको जो चीज तब समझ में आ रही है, कॉपी पेन लेके बैठा करो, आप अपनी लैंग्वेज में ना उसको शॉर्ट फॉर्म में निमोनिक्स में याद करो, जो आपको उस चीज में समझ में आता है। हर चीज पीडीएफ में नहीं मिलती है ना। क्योंकि अगर हर चीज पीडीएफ में मिलने लगे तो सब पास ही कर लें पीडीएफ पास कर करके। अपना दिमाग यूज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? आप उस चीज को किस तरीके से याद रखते हो, या आपको उस टाइम पे कौन सा एग्जाम्पल याद आया जिसके साथ आप करना चाहते हो, है ना? तो आप उसके उस हिसाब से आप उसके नोट्स बनाओ। देखो आपको बहुत फायदा होगा अगर आप अपने हाथों से साथ के साथ नोट्स बनाते हो तो। ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। हमेशा चीजों को छोटा करने की कोशिश करा करो, एक एक वर्ड में एक एक चीज लिखा करो, ठीक है? तो आपको अब समझ में आ गया, दो तीन चीजें ही पढ़ते हैं। एक तो आपका पॉजिटिव नेगेटिव कोरिलेशन होता है भाई, दोनों अगर सेम डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं तो फिर आपका पॉजिटिव है। अगर दोनों साथ साथ नहीं चल रहे हैं, एक ऊपर एक नीचे जा रहा है, तो नेगेटिव कोरिलेशन है। वही परफेक्ट स्ट्रॉन्ग वीक का मतलब है इनके बीच का रिश्ता कितना गहरा है। परफेक्ट का मतलब 110% ये शादी चलेगी भाई, रिश्ता पक्का है। लेकिन स्ट्रॉन्ग में है कि हाँ है, पर थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव है, लेकिन हम 110% नहीं कह सकते कि ये शादी चलेगी। अगर वीक की बात करें तो यहाँ तो फिर बेड़ा ही खराब है, मतलब काफी कमजोर है रिश्ता, है, पता नहीं चलेगा नहीं चलेगा। तो आप इस तरीके से आप अपने नोट्स कर सकते हो एग्जाम्पल में। ठीक है ना? तो यही चीज होती है कि भाई वीक वगैरह में, स्ट्रॉन्ग वगैरह में थोड़े से कंफ्यूजन में मत रहना आप लोग।
क्योंकि देखो आप लोगों को अगर मैं पर्सनल एक एग्जांपल दूं तो अगर आप देखो कि मैंने सुना है जो बच्चे ज्यादा पढ़ते हैं उनके ज्यादा मार्क्स आते हैं ना, ऐसा सुनते हैं हम लोग। पर क्या ये चीज सही है? मैं तो नहीं मानती इस चीज को। मैंने बहुत ऐसे लोगों को देखा है जो 1-2 घंटे पढ़ते हैं पर एग्जाम अच्छा करके आते हैं। तो दिस इज कॉल्ड वीक नेगेटिव रिश्ता। आपने जो कनेक्शन बताया ना उसमें काफी कमजोरियां हैं, ऐसे नहीं हो सकता हर चीज में, ठीक है। चलिए ये आप लोगों को याद करना है कि अगर आपका कोरिलेशन, आर का मतलब कोरिलेशन अगर जीरो आएगा तो इसका मतलब है आप लोगों के दो वेरिएबल्स के बीच में कोई रिश्ता नहीं है। अगर आपका कोरिलेशन जो है वो 0.25 से कम है तो वीक कोरिलेशन है। वो पॉइंट मैंने ऊपर मेंशन नहीं किए थे इसीलिए अलग से चार्ट है। अगर आपका कोरिलेशन 0.25 से तो ज्यादा है लेकिन 0.75 से कम है तो इंटरमीडिएट कोरिलेशन है। अगर आपका आर कोरिलेशन एक से छोटा है, 0.75 से बड़ा है तो स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है। और अगर एक है तो परफेक्ट है। ये आप लोग को लर्न करना है, ठीक है। अब देखो इसके मेथड आते हैं स्टडी करने के। इसके दो मेथड है, ग्राफिकल मेथड जिसके अंदर स्कैटर डायग्राम आता है, एक होता है एल्जेब्रिक जिसमें मैंने आपको बोला था कार्ल पियर्सन का। तो वन बाय वन हम लोग इसे पढ़ लेते हैं। अब देखो स्कैटर डायग्राम में ना हम लोग नंबर्स का इस्तेमाल नहीं करते, हम लोग ना बिंदुओं का इस्तेमाल करते हैं, जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हो। ये स्कैटर डायग्राम है, जो मैंने अभी आपको समझाया था बेटा वही चीज है, कुछ ज्यादा नया नहीं है। देखो स्ट्रेट स्ट्रेट बिंदु है तो यानी परफेक्ट पॉजिटिव है पूरा। परफेक्ट नेगेटिव है तो ऊपर से नीचे जा रहा है लेकिन लाइन स्ट्रेट रहेगी। लो डिग्री है तो लो डिग्री में अगर हम बात करें तो जो जो हमारे पॉइंट्स हैं वो थोड़े दूर दूर है। लो डिग्री नेगेटिव है तो उसमें भी थोड़े दूर दूर है। हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन है तो इतने दूर नहीं है, थोड़े पास पास है। ठीक है, ऐसे ये आपको नो कोरिलेशन है तो राउंड बना हुआ है यानी कोई रिश्ता नहीं इनके बीच में, या यू बना हुआ है यानी इनके बीच में कोई लेना देना नहीं है। तो ये स्कैटर डायग्राम वही चीज थी जो मैंने अभी आपको चार्ट में समझाई है। अब आता है मेथड ऑफ स्टडिंग। तो मैंने आपको स्कैटर बता दिया है, दूसरा है कार्ल पियर्सन, ठीक है। देखो अगर ग्राफिक मेथड से फाइंड आउट करना है रिलेशनशिप तो स्कैटर डायग्राम बहुत अच्छा होता है, क्योंकि इसको हम लोगों को ग्राफ पेपर में प्लॉट करना पड़ता है डॉट्स के फॉर्म में। ठीक है, जैसे डॉट 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 कर करके। तो याद रखिएगा जितना दूर दूर डॉट रहेंगे रिश्ता उतना ही खराब है। जितने लोग दूर दूर रहेंगे, जितने वेरिएबल्स दूर दूर, आपके पॉइंट्स दूर दूर रहेंगे, उतने वेरिएबल के बीच का रिश्ता कमजोर रहेगा, खराब रहेगा। अब आपको ये चीज लर्न करनी है कि अगर कोई भी पूरा पॉइंट, इफ ऑल द पॉइंट्स आर इन स्ट्रेट लाइन, देयर इज ईदर परफेक्ट पॉजिटिव और परफेक्ट नेगेटिव। अगर आपका पूरे एक स्ट्रेट लाइन पे बिंदु बने हुए हैं तो या तो वो परफेक्ट पॉजिटिव होगा या तो वो परफेक्ट नेगेटिव होगा। लेकिन अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो परफेक्ट पॉजिटिव है, नीचे से आ रहा है तो परफेक्ट नेगेटिव है। If all the points lie on the straight falling from the lower left hand corner, the upper right hand corner, then the correlation is perfect positive। वही मैंने आपको बताया, वही चीज है। परफेक्ट पॉजिटिव को +1 बोलते हैं और नेगेटिव मैंने आपको बताया इसको -1 बोला जाता है। ठीक है, वही सेम चीज है। जो नीचे ग्राफ आएगा तो वो नेगेटिव है। जितना जितना स्ट्रेट लाइन के पास बिंदु रहती है उतना उतना हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन रहता है। मैंने अभी आपको बोला जितने पास रहोगे उतना अच्छा रिश्ता है, दूर रहोगे उतना खराब रिश्ता है, वही चीज यहाँ पर बोली गई है। अब आते हैं कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट कोरिलेशन। दिस वाज इंट्रोड्यूस बाय, अपने नाम पे रखा है इन्होंने, कार्ल पियर्सन ने। और अभी मैंने आपको बोला था स्कैटर में पॉइंट से देखते हैं, लेकिन पियर्सन कोरिलेशन जो है वो क्वांटिटेटिव है, यानी इसके अंदर नंबर्स के थ्रू हम रिश्ता बताते हैं। इसके अंदर आ जाता है नंबर, ठीक है। और इट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एक्सटेंसिवली यूज मेथड टू मेजर द लेवल ऑफ कोरिलेशन। सबसे बेस्ट मेथड यही माना जाता है। और इस मेथड का दूसरा नाम है प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कोफिशिएंट के नाम से भी इसको जाना जाता है। कई एग्जाम में अगर आपसे दूसरा नाम आ जाए तो कंफ्यूज मत होना। इसकी प्रॉपर्टीज को अच्छी तरीके से रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। स्टैट्स में जो क्वेश्चंस आते हैं प्रॉपर्टी से तो 110% आते हैं, चाहे मीन हो, चाहे आपकी प्रॉपर्टीज कोरिलेशन की हो, चाहे पियर्सन की हो। देखो प्रॉपर्टीज तो आपको लर्न करनी है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अब प्रॉपर्टीज में सबसे पहले है कि कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, जिसको हम आर बोलते हैं, छोटा आर यानी स्मॉल आर, इसका आंसर हमेशा -1 एंड +1 के अंदर ही आना चाहिए। ना -1 से बाहर, ना मतलब +1, इसमें ही आता है। साथ ही साथ इफ R+1 और -1 सैंपल पॉइंट सारे स्ट्रेट लाइन में आते हैं। अगर -1 होगा तो भी स्ट्रेट लाइन में आता है और +1 होता है तो भी स्ट्रेट लाइन में आता है। डिफरेंस क्या होता है? प्लस जो होता है उसमें ग्राफ ऊपर की तरफ जाता है, माइनस में नीचे की तरफ आता है, बस। अगर R +1 और -1 के आसपास है तो आपका स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है।
अगर आर आपका जीरो के पास है तो कोई भी रिलेशन यहाँ पर बहुत ही कमजोर या लो डिग्री ऑफ कोरिलेशन यहाँ पे बताया जाता है। द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज अ ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू रिग्रेशन कोएफिशिएंट। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है अच्छी तरीके से। आर इज इक्वल टू सिग्मा बी एक्स वाई मल्टीप्लाई बाई बी वाई एक्स। 110% इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद कर लीजिएगा। यहां से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आते हैं। अब इसे पूछा जाए कि पियर्सन का कोरिलेशन का मेथड होता है, तो इसमें कौन कौन से मेथड यूज किए जाते हैं। एक तो एक्चुअल मीन मेथड से निकालते हैं, एक अज्यूम्ड मीन मेथड से निकालते हैं, और एक स्टेप डेविएशन मेथड से निकालते हैं। इसमें बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन एग्जाम्स में नहीं आएंगे। ये तो आपके बीकॉम एमकॉम में आते हैं जब आप थ्योरेटिकल पार्ट देते हो, पेपर देते हो, नहीं तो एग्जाम वाले क्वेश्चन में इतने बड़े न्यूमेरिकल नहीं आते। न्यूमेरिकल आएगा बी एक्स वाई बी वाई एक्स, जो भी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था ये वाला। अगर क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन इस वाले फॉर्मूले से आएगा। सिर्फ आपको डाटा याद रखना है, इस ये वाला फॉर्मूला लगा देना और कुछ भी नहीं है। बी एक्स वाई मल्टीप्लाई बाई बी वाई एक्स आपका रूट, ठीक है। ये वाले फॉर्मूले से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। बाकी ये आपके हाथ में है, आपको लर्न करना है नहीं करना है। एक्चुअल मीन मेथड से निकालोगे तो फॉर्मूला आपके सामने है, सिग्मा एक्स माइनस मीन मल्टीप्लाई बाय वाई माइनस वाई मीन, फिर आपका डिवाइडेड बाई रूट में सिग्मा एक्स माइनस मीन का स्क्वायर और वाई माइनस वाई का स्क्वायर है। यानी फॉर्मूला कैलकुलेट करें तो सिग्मा डी एक्स मल्टीप्लाई बाई डी वाई डिवाइडेड बाई रूट का सिग्मा डी स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई। एक्स का मतलब है मीन ऑफ एक्स वेरिएबल, वाई बार का मतलब है मीन ऑफ वाई वेरिएबल, डी एक्स का मतलब है डेविएशन फ्रॉम मीन ऑफ एक्स सीरीज एंड डी वाई का मतलब है डेविएशन फ्रॉम मीन ऑफ वाई सीरीज। ये फॉर्मूला याद रखेंगे तो बेहतर रहेगा। फिर अज्यूम्ड मीन मेथड आता है जिसका फॉर्मूला आपके सामने है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और ये आता है कोरिलेशन कोएफिशिएंट। देखो कोरिलेशन जो है हमेशा न्यूमेरिकल वैल्यू को एक्सप्रेस करता है, शो डिग्री बताता है। डिग्री बताने का काम जो करता है वो कोरिलेशन कोएफिशिएंट बताता है कि कितना डिग्री है, वो काम करता है आपका कोरिलेशन का कोएफिशिएंट। अब याद रखिएगा इसकी प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है कि पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट कैन नॉट एक्सीड 1। मैंने अभी आपको बोला एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसका जो आंसर है 1 या -1, +1 या -1 के बीच में आना चाहिए। अगर +1 आता है तो परफेक्ट पॉजिटिव है, -1 आता है तो परफेक्ट नेगेटिव है, और 0 आता है तो नो कोरिलेशन है। इसमें प्रॉपर्टीज कम है, इसलिए आपको याद करने में डिफिकल्ट नहीं होगा। चलिए अब नेक्स्ट आता है प्रोबेबल एरर ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट। इफ आर इज द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई फॉर अ सैंपल ऑफ एन ऑब्जर्वेशन, देन द प्रोबेबल एरर ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज गिवन बाय। अब आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाला फॉर्मूला याद करना, प्लीज इसको रट लेना। सही कह रही हूँ मैं, रट लेना। देखो प्रोबेबल एरर क्या होता है जब हम कोई भी दो लोगों के बीच, दो चीजों के बीच में रिश्ता निकालने की कोशिश करते हैं, जब छोटा सैंपल लेते हैं तो उसमें गलती होने के चांसेस तो होते ही हैं। तो उस गलती को मेजर करने का काम प्रोबेबल एरर का है। उस गलती का काम किसका है? प्रोबेबल एरर का है। तो आप लोग प्लीज इस फॉर्मूले को जो है वो ढंग से याद अभी की अभी कर लो या नोट कर लो कहीं भी, जैसे भी आपको अपने हिसाब से करना है, ठीक है। चलिए आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट वगैरह। देखो प्रोबेबल एरर यही बताता है आपको कि अगर आपने जो डेटा निकाला है वो कितना सही है कितना गलत है। देखो चांसेस भी तो ऐसे हो सकते हैं ना कभी कभी। अब इसमें हम सैंपल भी बहुत छोटा लेते हैं, 10 लोग 20 लोग से पूछते हैं जाकर। अब उन्होंने कह दिया कि हाँ हम तो भैया इतना, हमारे यहाँ तो इतनी बिक्री होती है, या इस चीज को बढ़ाने से ये चीज हुई है। मान लीजिए एग्जाम है, मार्क्स है, बच्चे कहते हैं नहीं नहीं मैम हम तो 12 घंटे पढ़ते हैं और हमारा अच्छे मार्क्स आए। अगर हमने कोरिलेट करके देखा, हमें लगा कि हाँ वाकई बात ही सही है। अगर मैं आपसे कहूँ कि सुबह 4 बजे बच्चे जो उठ के पढ़ रहे हैं उनके मार्क्स ज्यादा आते हैं, और बाकी अगर मैं उसे कैलकुलेट करूँ मेरा आंसर आए, तो प्रोबेबल एरर यही चेक करता है कि कहीं ये तुक्के से तो नहीं आया है, या फिर सच में ऐसा है कि सुबह 4 बजे पढ़ने से ज्यादा नंबर आते हैं। तो ये अगर उसमें एरर है, बाई लक चांस आया है, ये कैलकुलेट करने का काम प्रोबेबल एरर का है, ठीक है।
देखो, प्रोबेबल एरर की लिमिट्स होती हैं जिसमें आपको पता रहता है कि आपने जो चीज़ सोची कि नहीं। अगर मान लीजिए मैंने आपसे बोला कि जो बच्चे सुबह 5 बजे उठ के पढ़ते हैं उनके मार्क्स जो हैं वो 80% से ऊपर आ रहे हैं। मान लो मैंने कोरिलेट किया, कैलकुलेट किया और सपोज करिए वाकई 0.8 अगर आंसर निकल गया है तो मैंने कहा हाँ भाई ये तो है। या ये भी तो हो सकता है कि तुक्के से आया हो, क्योंकि सैंपल छोटा लिया है मैंने ना। जब आप सैंपल छोटा लेते हो ना तो तुक्का भी हो सकता है। देखो इसके अंदर क्या होता है, अगर आपका प्रोबेबल एरर बड़ा आता है यानी आपका एरर ज्यादा है और आपका कोरिलेशन कम आया है, तो कम आया है तो सिंपल सी बात है कि इनके बीच में जो हमने आइडिया लगाया था वो सही नहीं आया। हमने जो सोचा था कि सुबह 4 बजे उठ के बच्चों के मार्क्स आ जाएंगे वो नहीं आए। लेकिन अगर आपका कोरिलेशन प्रोबेबल एरर के 6 गुना दुगना से बड़ा है तो समझ लीजिएगा कि आपने जो अंदाजा लगाया था वो बहुत ही सही लगाया, आपका कोरिलेशन बहुत हाई है। ये आपको लर्न करना है कि जब आपका प्रोबेबल एरर बड़ा होगा तो यानी आपका जो अंदाजा लगाया ना अपने कोरिलेशन वो गलत गया है। लेकिन अगर आपका आर जो है वो बड़ा है पीई से, प्रोबेबल एरर से 6 गुना बड़ा है, 6 गुना बड़ा है, याद रखना कितना, 6 गुना, तो यानी आपका कोरिलेशन जो आपने बताया है वो चीज वाकई सही है। दैट इज कॉल्ड प्रोबेबल एरर। ठीक है। अब टेस्ट आता है पैरामीट्रिक नॉन पैरामीट्रिक। देखो पैरामीट्रिक टेस्ट वो टेस्ट होते हैं जो हम मीन स्टैंडर्ड डेविएशन पर डिपेंड होता है। यानी पैरामीट्रिक टेस्ट के कुछ अजम्पशंस, कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं जो फॉलो करने पड़ते हैं, जिसमें टी टेस्ट, जेड टेस्ट और एफ टेस्ट आता है। अगर मैं टी टेस्ट की बात करूं, टी टेस्ट सबसे स्मॉल सैंपल टेस्ट होता है। इसको डेवलप किया था विलियम गॉसेट ने 1908 में। इसको हम लोग स्टूडेंट टी टेस्ट भी बोलते हैं और इसका फॉर्मूला आपके सामने है, टी इज इक्वल टू मीन माइनस म्यू बोल देते हैं, म्यू ही बोलते हैं इसको, म्यू यानी स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाई आपका रूट का स्मॉल एन। ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब मैम क्या होता है टी टेस्ट में, आपको बस इतना याद रखना है, जो टी टेस्ट होता है वो 30 से कम सैंपल में बनता है बेटा। जैसे मान लीजिए मैंने 10 बच्चों से पूछ लिया, 15 बच्चों से पूछ लिया, 30 से कम। ठीक है, और इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला है v इज इक्वल टू n-1। ये सिर्फ ये चीज देखने की कोशिश करता है इसके अंदर, टी टेस्ट के अंदर हमें पॉपुलेशन तो नॉर्मल होती है लेकिन हमें पॉपुलेशन वेरिएंसेस के बारे में अननोन, यानी इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन का पता नहीं रहता। मैम पॉपुलेशन का, क्योंकि देखो 10 से 20 बच्चों से हम क्या पूरे इंडिया के बच्चों का आइडिया लगा सकते हैं? हमें नहीं पता। अगर मैं मान लो मैं ये आपसे कहूँ कि पूरे बच्चे 10th क्लास में अगर देखा जाए या पूरी दुनिया में क्या चल रहा है, हमें पूरी दुनिया का डेटा के बारे में नहीं पता, हमें तो बस आसपास के 10 से 20 बच्चों के बारे में पता है। इसलिए इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन नॉट नोन होता है, हमें नहीं पता रहता कि हमारा कितना मीन डाटा से असली डाटा कितना दूर है, नहीं पता हमें। ठीक है, इसीलिए इसका जो कोरिलेशन ऑफ कोएफिशिएंट है वो 0 है, क्योंकि हम शुरू में देखो बेटा कोई भी रिसर्च करो हमेशा से नल हाइपोथेसिस लेके चलना पड़ता है। मैम नल हाइपोथेसिस क्या होता है? नल हाइपोथेसिस में ये है कि जब तक आप प्रूफ नहीं कर देते तब तक आप यही सोच के चलते हो कि इन दोनों का रिश्ता 0 है। जब तक आप प्रूफ नहीं कर देते आपको नल हाइपोथेसिस माननी पड़ती है कि इन दोनों का रिश्ता 0 है। अगर मैं बात करूं हाइट और वेट की, हाइट से वेट बढ़ता है, नहीं, जब तक आप प्रूफ नहीं कर देते तब तक आप इन दोनों के बीच का रिश्ता 0 मानोगे कि इन दोनों का कोई भी लेना देना नहीं है। इसीलिए यहाँ पे कोरिलेशन ऑफ कोएफिशिएंट 0 माना जाता है। फिर आता है जेड टेस्ट। जेड टेस्ट है वो फिशर ने दिया था। वो ये बोलता है, टी टेस्ट तो जब होता है जब आपकी पॉपुलेशन 0, कोरिलेशन 0 होता है क्योंकि आप 0 मान के चलते हो। ठीक है, लेकिन अब नहीं मान सकते आप, क्योंकि अब आपके पास बेटा पॉपुलेशन के बारे में नॉलेज है। अब आप पूरे इंडिया का डेटा निकाल सकते हो कि क्लास 10th में बच्चों ने मैथ्स में कितना स्कोर किया था। सीबीएसई की जाके आप सारा चेक कर सकते हो, आपके पास पूरा पॉपुलेशन का रिकॉर्ड है। और इसके अंदर जो आप सैंपल लेते हो वो 30 से ज्यादा लेते हो, 30 से ज्यादा लोगों का, हजार लाखों का लिया जाता है। इसीलिए जेड टेस्ट जो है यहाँ पर बड़े सैंपल्स के लिए यूज किया जाता है, जिसका फॉर्मूला आपके सामने यहाँ पे दिया हुआ है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जब सैंपल साइज ज्यादा हो तो जेड टेस्ट का यूज किया जाता है। ठीक है, और जेड टेस्ट इज यूज टू डिटरमाइन वेदर टू पॉपुलेशन मीन आर डिफरेंट व्हेन पॉपुलेशन वेरिएंस इज नोन। जब आपको पता है पूरे पॉपुलेशन की डेटा तो अब आप कंपेयर करते हो, तब आप देखते हो कि दोनों में कितना डिफरेंस है, और ये स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर बेस होता है। ठीक है, और साथ ही साथ इसको लार्ज सैंपल टेस्ट भी बोला जाता है। याद हो गया?
चलिए फिर आता है आपका वेरिएंस टेस्ट। देखो वेरिएंस टेस्ट एफ टेस्ट बोलते हैं इसको, भी फिशर ने दिया था, जहां पर आपके दो इंडिपेंडेंट एस्टिमेशन ऑफ पॉपुलेशन वेरिएंस को देखा जाता है, दो के बीच का कंपैरिजन करता है, दो सैंपल्स लिए जाते हैं अलग अलग जगह से, और उनके लिए क्या करते हैं, आप उनको कंपेयर करते हो कि कौन किससे बेटर है। जैसे सेक्शन नहीं होते, सेक्शन ए है, बी है, सी है, तो हमेशा सेक्शन सी को क्यों खराब बताते हैं। मैं सेक्शन सी की थी, तो पता नहीं लोग ये बोलते हैं कि सेक्शन ए वाले लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, सेक्शन सी वाले लोग बहुत खराब, मतलब बच्चे वो होते हैं अन, क्या बोलते हैं उसको, शैतान होते हैं और बहुत ही ज्यादा, क्या नाम है, गधे होते हैं शायद। पर ऐसा तो कुछ नहीं था भाई, हमारा सी सेक्शन बहुत अच्छा था। ठीक है। तो दो सैंपल्स के उनके सेम वेरिएंसेस है या नहीं है, ये आपको चेक करना पड़ता है, इसीलिए यहाँ पर आपको वेरिएंस या अनोवा में यूज किया जाता है इसको। ठीक है। और ये स्मॉल सैंपल टेस्ट के लिए यूज किया जाता है, इसका फॉर्मूला आप लोग को याद रखना पड़ेगा। लार्ज सैंपल ऊपर लिखा जाता है, स्मॉल सैंपल आपका नीचे लिखा जाता है। प्लीज आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका, आप अपने हिसाब से नोट्स बनाओ तो आपको समझ में आएगा। अगर पीडीएफ से ही टेस्ट क्लियर कर लिया होता तो सभी कर लेते ना, अपना दिमाग यूज करना बहुत जरूरी है। ठीक है, आगे आपको समझ में। देखो भाई, जो सिंपल सी बात बता रही हूँ, टी टेस्ट याद रखना 30 से कम सैंपल के लिए होता है। उसमें स्टैंडर्ड डेविएशन का पता नहीं रहता है और उसमें हम सिर्फ एक एवरेज निकालते हैं कि हमारा डेटा जो एवरेज आया है उससे कितना दूर कितना पास है, बस इतना ही करते हैं। जेड टेस्ट में क्या होता है, लार्ज सैंपल यूज करते हैं 30 से ज्यादा, और उसमें हमें स्टैंडर्ड डेविएशन का पता होता है। ज्यादा मत अपने आप को दिमाग खराब करो इस पे पीछे। ठीक है। एफ टेस्ट क्या होता है, वो दो लोगों के बीच का कंपैरिजन होता है। सपोज करिए मैंने बोला क्लास सेक्शन ए और सी लिया, तो अगर मैं बात करूं सेक्शन ए के बच्चे जो हैं उनका रिजल्ट जो है, सपोज करिए 100 में से बच्चों का रिजल्ट है, किसी का 90, किसी का 80, किसी का 75, है ना, ऐसे करके कुछ आए हैं बच्चों के। तो यहाँ पर वेरिएंस कम है। वेरिएंस कम का मतलब ये होता है कि जितना, वेरिएंस का मतलब पता है क्या है, डेटा में उतार चढ़ाव, बस इतना देखना, डेटा के अंदर उतार चढ़ाव कितना है, कितना फ्लक्चुएशन कर रहा है। अगर मैं आपसे बात करूं, देखो 90, 80, 70, 75 आसपास ही है ये मार्क्स, तो यहाँ वेरिएंस कम है। लेकिन सी सेक्शन के बच्चों को देखा जाए तो किसी के 0 अंडा भी आए हैं, किसी का डायरेक्ट 100 आ गया है, किसी का 50 आ गया है, यानी डेटा बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है, बहुत ज्यादा दूर दूर हो चुका है। जीरो सीधे एक बार में 0 आ गया, 100 आ गया, तो यानी यहाँ पे वेरिएंसेस ज्यादा है, सी वालों का वेरिएंस ज्यादा है। तो ज्यादा फ्लक्चुएशन रहेगी डेटा में, उतार चढ़ाव, तो ज्यादा वेरिएंस है, कम है तो कम है। याद रखिएगा, एफ टेस्ट का फॉर्मूला याद रखना, S²1/S²2। डिग्री ऑफ फ्रीडम V1 V2 के नाम से जाना जाता है यहाँ पर। ठीक है, ये फॉर्मूले दिए हुए हैं। बाकी देखो, सैंपल मस्ट भी इंडिपेंडेंट होना चाहिए, एक का दूसरे पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ये भी आपको जरूरी है। दोनों सैंपल इंडिपेंडेंट आजाद होने चाहिए, एक का करने से दूसरे पे कुछ फर्क नहीं आना चाहिए। अगर मैं आपसे बोलूं कि मैं 10 बच्चों को लेकर आई अलग अलग रूम में, और मैंने उनसे कुछ भी पूछा कि आपकी फेवरेट क्या क्या है क्या नहीं है, तो सबके अलग अलग आंसर्स आएंगे। लेकिन अगर उन्हीं बच्चों को मैं एक साथ बैठा दूं और बोलूं, तो होड़ होड़ करके वो लोग बोल देंगे, इसने बोला ना कि मुझे तो स्ट्रॉबेरी पसंद है, तो दूसरा भी देखा देखी स्ट्रॉबेरी पसंद है, तीसरा भी यही बोलेगा, चौथा भी यही बोलेगा। तो इसीलिए यहाँ पर सैंपल्स इंडिपेंडेंट होने चाहिए, एक का डिसीजन दूसरे पे इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। ठीक है। एफ टेस्ट कभी भी नेगेटिव नहीं होता, क्योंकि ऊपर वाली की जो वैल्यू है हमेशा ज्यादा ही होगी, जो मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया था, इसीलिए ये कभी भी नेगेटिव नहीं होता। फिर आता है काई स्क्वायर। काई स्क्वायर नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट के अंदर आता है, जिसको कार्ल पियर्सन ने दिया था, एंड इट इज सैम्पलिंग एनालिसिस फॉर टेस्टिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ पॉपुलेशन वेरिएंस। नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है, जिसको यूज किया जाता है गुडनेस ऑफ फिट के अंदर, और इसे सिंपल रैंडम सैम्पलिंग मेथड में भी यूज करते हैं, जिसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में आनी चाहिए। इसका आंसर 0 से 1 के बीच में। मैम गुडनेस ऑफ फिट का मतलब क्या है, देखो काई स्क्वायर का सीधा सा मतलब ये होता है, आपने जो चीज सोची थी वो हुई या नहीं हुई। मैंने सोचा था कि अगर मैं एडवर्टीजमेंट पे 1 लाख का खर्चा करूंगी तो मेरी 10 लाख की सेल होगी, लेकिन जब देखा तो 1 लाख का खर्चा तो कर दिया, सेल्स बस 2 ही लाख हुई। यानी आपने जो एक्सपेक्ट किया था और एक्चुअल में जो वैल्यू आई है, उनका अंतर काई स्क्वायर बताता है। इसकी सैंपल 50 से ज्यादा होनी चाहिए। कितनी मैम, 50 से ज्यादा। इसमें भी सैंपल्स इंडिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे का कोई डिसीजन में फर्क नहीं होता। सेल्फ फ्रीक्वेंसी लीनियर होती है, यानी इसमें नंबर्स जो होंगे ऐसे होंगे जिसको हम काउंट कर सकते हैं, काउंटेबल नंबर होने जरूरी है इसके अंदर। चलिए फिर आता है रिग्रेशन। रिग्रेशन एनालिसिस इज अ सेट ऑफ स्टैटिस्टिकल प्रोसेस फॉर एस्टिमेटिंग द रिलेशनशिप बिटवीन डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसमें कोई खेल नहीं है, इसमें दो खेल है खाली, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल का है और एक आपका डिपेंडेंट वेरिएबल का खेल है। को रिलेशन दो रिश्तों, दो वेरिएबल के बीच रिश्ता बताता था, लेकिन रिग्रेशन
एनालिसिस आपको कॉज और इफेक्ट के बीच का रिश्ता बताता है, कंफ्यूज मत होना दोनों में। मैम कॉज और इफेक्ट का रिश्ता, हाँ भाई क्या कारण था, उसका क्या रिजल्ट आया। कॉज और इफेक्ट, अगर मैं आपसे बोलूं कॉज और इफेक्ट का रिश्ता कौन बताता है, तो आप बताएंगे मैम रिग्रेशन एनालिसिस बताता है। और दो वेरिएबल के बीच का रिश्ता कोरिलेशन बताता है। कॉज एंड इफेक्ट का मतलब किस कारण से ये हुआ है। अगर मैं बात करूं इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, ध्यान से सुनो, जिसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। अगर मैं बोलूं स्टडी आवर्स अफेक्ट करते हैं, आप कितने घंटे बेटा पढ़ाई करते हो उसका फर्क है कि आपके मार्क्स ज्यादा आएंगे। सपोज करिए स्टडी आवर्स बढ़ रहे हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये तो आपके हाथ में है ना कि आप कितना कंट्रोल कर सकते हो ना। आप चाहे तो 2 घंटा भी पढ़ सकते हो, आप 10 घंटे भी पढ़ सकते हो। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन डिपेंडेंट वेरिएबल जो रिजल्ट है उसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो सपोज करिए आपने 8 घंटे पढ़ाई करी थी, जिसकी वजह से आपके 90 मार्क्स आए हैं, 90%। तो अब ये है डिपेंडेंट, यानी जो रिजल्ट आया वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल, आपके 90 मार्क्स क्यों आए, 90 मार्क्स आने का कॉज क्या है, कॉज का मतलब क्या कारण था, मैम 8 घंटे पढ़ाई की थी। दैट इज कॉल्ड, ठीक है, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट। इसमें दो चीज ली जाती है, एक्स और वाई। क्या ली जाती है, एक्स और वाई। एक्स में चेंज आया तो वाई में क्या बदलाव आया। इसके टाइप होते हैं ऑन द चेंज। अगर हम प्रोपोर्शन के हिसाब से देखें तो लीनियर, नॉन लीनियर, और अगर नंबर ऑफ वेरिएबल्स देखें तो सिंपल, मल्टीपल, पार्शियल, जैसे कोरिलेशन में पढ़ाया था वही चीज है बस। अगर मैं लीनियर की बात करूं तो लीनियर के अंदर आपके सेम प्रोपोर्शन से बढ़ रहे हैं। अगर आपने सेम प्रोपोर्शन से पढ़ाई की है, यानी मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपने 1 घंटे पढ़ाई की तो 1 घंटा पढ़ाई करने से आपके 10 नंबर बढ़े। और अगर आपने 2 घंटे पढ़ाई की तो 2 घंटे के हिसाब से आपके 20 नंबर बढ़े। 3 घंटे अगर आपने पढ़ाई करी तो 30 नंबर हो गए, यानी सेम प्रोपोर्शन में। तो लीनियर रिग्रेशन है। नॉन लीनियर है, आपने 1 घंटे पढ़ाई की थी तो 10 नंबर ही बढ़े, 2 घंटे पढ़ाई की आपने तो 60 बढ़ गए सीधे आपके नंबर। ठीक है, मतलब चेंज हो रहा है पर फिक्स में नहीं है। सिंपल रिग्रेशन, जब आप दो चीजों के बारे में पढ़ रहे हो, खाली स्टडी आवर्स और आपके मार्क्स, आपके पढ़ने का घंटा और आपके नंबर। लेकिन अगर मैं मल्टीपल की बात करूँ तो इसमें आप इंस्टाग्राम भी ऐड कर दो कि आप टीवी कितना देख रहे हो, इंस्टाग्राम रील कितना देख रहे हो, पढ़ कितना रहे हो, मार्क्स कितने आ रहे हैं, तीन तीन चीज देख रहे हैं। और मल्टीपल रिग्रेशन हो गया। पार्शियल का मतलब यही होता है, जो मैंने आपको बताया कि 3 से 4 चीजें होती है, पर आप देखते सिर्फ दो चीजों को ही हो, बाकी को आप कांस्टेंट कर देते हो। इसकी प्रॉपर्टीज है, इसके जो आंसर है -1 + 1 के अंदर ही आता है इसका भी। आई थिंक ये प्रोबेबिलिटी का है। एक मिनट, चेक किया मैंने फोन में, वो लास्ट में डाल दिए मैंने, एकदम लास्ट चली गई है। तो चलिए कोई बात नहीं, आप पहले कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की देख लेना। कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ऑलवेज लाइज बिटवीन -1 और +1। अभी आपको पता है कि 1 और +1 के अंदर ही आंसर आना चाहिए। इसका एक दूसरा फॉर्मूला RxY = RYX, अगर आप सिमेट्रिकल होता है बराबर है, चाहे आप एक्स का रिश्ता वाई के साथ देखो चाहे वाई का एक्स के साथ देखो, बराबर आंसर आता है। कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ज्योमेट्रिक मीन होता है, ये फॉर्मूला भी आपको बताया था, BY(x)×BXY। ठीक है, ये यूनिट्स पे डिपेंड नहीं होता, चाहे आपका किलो में हो एक चीज वेरिएबल, दूसरा वेरिएबल चाहे सेंटीमीटर में हो, इसका कोई असर नहीं होता आंसर पे। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन एंड स्केल ऑफ मेजरमेंट, यानी अगर आप डेटा में चाहे प्लस माइनस कर दो, चाहे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, आंसर सेम आता है। कोएफिशिएंट इज कोरिलेशन इज अनअफेक्टेड बाय चेंज ऑफ, वो मैंने आपको बताया भी कि इससे कोई इफेक्ट नहीं होगा। और एक ये प्योर नंबर होता है, यानी इसमें किसी भी तरीके की यूनिट नंबर नहीं लिखी रहती, जैसे केजी, सेंटीमीटर, लीटर, ये सब नहीं आता। ठीक है, ये बाद में बताती हूँ, लास्ट में चला गया ये। देखो रिग्रेशन में मैंने आपको बताया था ना कॉज इफेक्ट का रिश्ता, कि भाई आपने पढ़ाई ज्यादा की इससे आपके नंबर नंबर बढ़े, क्या कॉज था क्या इफेक्ट था। देखो अभी मैंने आपको कोरिलेशन ऑफ कोएफिशिएंट में बताया था कि इसका आंसर माइनस प्लस में आना चाहिए, -1 से लेकर +1 तक के बीच में आना चाहिए। लेकिन रिग्रेशन में द रेंज ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट इज इनफाइनाइटी -2 +∞, यानी इसका आंसर किसी भी नंबर में आ सकता है, 500, 1000, माइनस प्लस किसी में भी आ सकता है। रिग्रेशन कोएफिशिएंट आर इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन बट नॉट ऑफ स्केल, यानी जो रिग्रेशन कोएफिशिएंट है, अगर आप इसके अंदर प्लस माइनस करते हो आंसर के अंदर तो फिर कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन अगर आपने गुणा और भाग कर दिया डेटा के अंदर तो फिर आंसर बदल जाएगा। लेकिन कोएफिशिएंट में चाहे प्लस माइनस करो, कोरिलेशन में अंदर चाहे प्लस माइनस करो, चाहे डेटा डिवाइड मल्टीप्लाई करो, आंसर चेंज नहीं होता। लेकिन रिग्रेशन में प्लस माइनस पे तो चेंज नहीं होता, लेकिन अगर आप डिवाइड करते हो उसको या मल्टीप्लाई करते हो किसी और नंबर से तो डेटा बदलेगा। ठीक है, अगर इसे बोला गया इफ R1 इज एंगल बिटवीन टू रिग्रेशन लाइन इज 0 डिग्री, यानी अगर देखो एक बात है, दो वेरिएबल्स के बीच में अगर कोई रिश्ता नहीं है तो ऑटोमेटिकली जो है वो परपेंडिकुलर रहेंगे, एक दूसरे को काट देंगे, यानी समझ रहे हो ना, इसका मतलब रिलेशन 0 रहेगा। कॉस का इफेक्ट के साथ कोई से, मैंने आपको बोला ना मेरे जूते का साइज मेरे एग्जाम के मार्क्स से कोई फर्क नहीं पड़ता। साथ ही साथ एक्स एंड वाई अगर इंडिपेंडेंट है, अगर एक्स का और वाई का कोई लेना देना ही नहीं है, जैसे मैंने अभी बोला मेरे शू
और मेरे कॉमर्स का एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है, तो कोएफिशिएंट जो रिग्रेशन कोएफिशिएंट है वो 0 आएगा। इफ वन रिग्रेशन कोएफिशिएंट इज पॉजिटिव द अदर मस्ट बी पॉजिटिव। देखो भाई आंसर जो है ना बी एक्स वाई बी वाई एक्स इनका सेम साइन रहता है। अगर बी एक्स वाई प्लस में है तो बी वाई एक्स भी प्लस में आएगा। ये नहीं है कि एक प्लस एक माइनस, दोनों सेम साइन साइन में आएंगे, याद रखना। द टू रिग्रेशन लाइन इंटरसेक्ट द पॉइंट ऑफ एक्स एंड वाई। भाई याद रखना जब दो लाइन ऐसे दोनों एक्स वाई कट करती है ना, जो मिड पॉइंट पे कट करती है वो मीन होता है, जो बीच वाला पॉइंट जहां पे ये कट करेगी वो मीन माना जाता है। ठीक है, वो मीन होता है एक्स और वाई का, जहां पे ये काटते हैं जी सेंटर पे। चलिए ये था, स्लाइड थोड़ी सी ऊपर नीचे हो गई और कोई दिक्कत नहीं है। ये इनका डिफरेंस है कोरिलेशन और रिग्रेशन का। कोरिलेशन इज अ स्टैटिस्टिकल मेजर विच डिटरमाइंस द कोरिलेशन और एसोसिएशन ऑफ टू वेरिएबल्स। दो वेरिएबल्स के बीच का रिश्ता बताने का काम कोरिलेशन का है। रिग्रेशन डिस्क्राइब्स हाउ एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज न्यूमेरिकली रिलेटेड टू द डिपेंडेंट वेरिएबल। ये आपको नंबर की भाषा में बताएगा कि एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल से क्या इफेक्ट आ रहा है। ठीक है, कॉज या इफेक्ट। ये लीनियर रिलेशनशिप बताता है, यानी लंबी लाइन में आपको बताता है, लेकिन ये एस्टिमेट करता है, पॉइंट से बताता है, नंबर से बताता है। यहाँ पर डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल कुछ नहीं होता, रिग्रेशन में दोनों वेरिएबल्स अलग अलग होते हैं। ठीक है, कोरिलेशन इंडिकेट्स द एक्सटेंट इन विच टू वेरिएबल मूव टुगेदर। बस ये यहाँ तक बताते हैं कि कितने पास हैं, कितने साथ में जा रहे हैं दोनों चीजें, कितने दूर तक है, कितना रिलेशन इनका स्ट्रांग है वीक है। लेकिन ये जो है रिग्रेशन इंडिकेट्स द इम्पैक्ट ऑफ अ यूनिट चेंज इन द नॉन वेरिएबल टू द एस्टिमेटेड वेरिएबल। यानी ये आपको यूनिट चेंज के हिसाब से बताता है कि अगर आपने एक्स वेरिएबल नॉन वेरिएबल है, उसकी वजह से आपके वाई वेरिएबल में क्या चेंज आया है। ऑब्जेक्टिव ये न्यूमेरिकल टू फाइंड द न्यूमेरिकल वैल्यू एक्सप्रेसिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स टू एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ रैंडम वैल्यू द बेसिस ऑफ वैल्यू फिक्स्ड वेरिएबल। देखो सिंपल सी वाली बात है, इसका सिर्फ काम था रिलेशन के नेचर्स को बताना, इसकी वैल्यू एक्सप्रेस करना, एक वैल्यू फाइंड करना कि भाई 0.8 आ रही है, +1 आ रही है, -1 आ रही है, 0.65 आ रही है, कि न्यूमेरिकल बस फाइंड करेगा और उससे आपका रिश्ता बता देगा। जैसे मैंने आपको बोला था ना कि 1 है तो पॉजिटिव है, -1 है तो नेगेटिव है, इसका काम बस यही तक रहता है। ठीक है, ये आपका कॉज एंड इफेक्ट बताता है, यानी टू एस्टिमेट वैल्यू ऑफ अ रैंडम वेरिएबल ऑन द बेसिस ऑफ द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड वेरिएबल। जो आपकी फिक्स्ड वेरिएबल है, जो फिक्स्ड है, आपको पता है कि स्टडी आवर आपने फिक्स कर रखे हैं, उसके हिसाब से आप जो है वो इफेक्ट निकालते हो, रिजल्ट निकालने की कोशिश करते हो कि इस फिक्स से इसका क्या रिजल्ट निकला है। ठीक है, एस्टिमेटेड वैल्यू निकालते हो। जैसे कॉज और इफेक्ट, घुमा फिरा के वही चीज बोल दी गई है, कॉज और इफेक्ट। यानी 8 घंटे पढ़ने से आपकी पढ़ाई में इतना आपके 90% मार्क्स आए, यानी स्टडी आवर्स, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को आपने कंट्रोल किया, उससे आपका रिजल्ट क्या आया, इफेक्ट, वो रिग्रेशन का काम होता है। तो यही तक था आपका सेशन। बाकी मैं फिर से चेक कर लेती हूँ कोई यहाँ पे वो तो नहीं है, स्लाइड मिस हो गई हो, क्योंकि आगे पीछे हो गई है ये, मतलब मेरे से ही अरेंज करने में थोड़ी दिक्कत हो गई। ये तो ये पहले आता कोएफिशिएंट ऑफ वाला वाला, और ये बाद में आता है, सबसे लास्ट वाला तो ये था। पता नहीं कैसे हो गया, वैसे मैंने सही चेक किया था बट हो जाता है। कुछ छूट ना गया हो बस कोई स्लाइड। हाँ यही है, लास्ट स्लाइड यही थी। वो वाला मिस हो गया था, वो तो इसलिए मैंने, चलो मैंने आपको ऊपर बता दिया। आगे समझ में। तो भाई रिग्रेशन तो सिर्फ आपको यही बताता है लास्ट में, आपकी कोई फिक्स वैल्यू होती है, स्टडी आवर आपकी फिक्स है, आप 6 घंटा पढ़ते हो, 8 घंटा पढ़ते हो, 10 घंटा पढ़ते हो, आपको फिक्स पता है। लेकिन रिजल्ट तो फिक्स नहीं है ना, रैंडम वेरिएबल है। रिजल्ट 90% आ सकता है, 95 भी आ सकता है, 100 भी आ सकता है। तो यही चीज पता लगाने के लिए रिग्रेशन होता है। बाकी तो देख लेते हो, फिर भी वैसे कुछ होना नहीं चाहिए। हाँ यही था, वो आगे पीछे स्लाइड्स हो गई थी। चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी मैंने आपको सब बता दिया है। तो अब ये आपका स्टैट्स खत्म हो चुका है, गवर्नमेंट बजट हम पढ़ेंगे नेक्स्ट से। चलिए टिल देन गुड बाय, टेक केयर।